हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम में। मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूँ आपको बोर्ड के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज हम करने वाले हैं 2017 के जो भी हमारे चारों सेट हैं उसके इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर के थ्योरी के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 2017 के सेट ए का क्वेश्चन है, राइट जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर व्हेन द शेयर हैव बीन इशूड एट प्रीमियम व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम नोट रिसीव एंड रिसीव। ठीक है, नोट रिसीव एंड रिसीव 4 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई शेयर फॉर फ्यूचर यानी कि अंश अपहरण खाते की वो वाली एंट्री बताइए जब प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो या फिर ना हुआ हो। चलिए देखते हैं क्या होती है एंट्रियाँ। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का अपहरण करते टाइम कौन कौन सी एंट्रियाँ होती हैं। देखो इन अंशों को हरण करते समय ये देखना चाहिए कि हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि का भुगतान कर दिया गया है या नहीं, यानी कि फॉरफिटेड करते टाइम ये देखा जाता है कि इन शेयर्स पर प्रीमियम की जो अमाउंट है वो रिसीव हो चुकी है कि नहीं। तो इसे 2 हेडिंग में बांट के दिखाया जाता है, दोनों हेडिंग हमारे क्वेश्चन में पूछ रखी है। फर्स्ट है कि जब प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों का हरण किया जाए, यानी कि जब फॉरफीचर जो किया जाए उस टाइम पे हमें प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो, यानी कि एप्लीकेशन के साथ है तो वो भी रिसीव हो चुका हो, अलॉटमेंट के साथ है तो वो भी रिसीव हो चुका हो, यानी कि प्रीमियम रिसीव हो चुका हो चाहे वो किसी के भी साथ हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार जिन अंशों पर एक बार प्रीमियम पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है ना, जब हमें फुली रिसीव हो जाता है प्रीमियम, तो उन अंशों को हरण करने पर भी प्रीमियम को रद्द नहीं किया जाता। प्रीमियम रद्द करने का मतलब क्या है कि जब हमें प्रीमियम रिसीव हुआ था तो हमने वहाँ पे क्रेडिट किया था ऊपर वाली एंट्रीज में, तो यहाँ रद्द नहीं किया जाएगा, डेबिट नहीं किया जाएगा, यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि हमारे शेयर जब वो है एट पर पे इशू करे गए हैं। तो जैसे एट पर इशू की जो फॉरफीचर के टाइम एंट्रीज की जाती है ना, यहाँ पे वो वाली एंट्री ही होंगी। प्रीमियम का कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा, तो उन अंशों को हरण करने पर भी प्रीमियम को रद्द नहीं किया जाता है। ऐसे अंशों के हरण की एंट्री में अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम अंशों को कैसे मान लिया जाएगा कि जैसे वो एट पर पे इशू को रखे हैं, वहाँ पे प्रीमियम है ही नहीं। देखो इसने एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल दे रखा है हमारा एक एग्जाम्पल है कि एक्स लिमिटेड ने ना गोपाल को 100 अंश 10 रुपये वाले 4 रुपये प्रीमियम पर इशू किए। ठीक है, इन पर केवल आवेदन के 3.5 रुपये प्राप्त हुए हैं और आवंटन के 6.5 जो है प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर ये जो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इसमें कह रहा है कि इसी वाले एग्जाम्पल को ले लो और यहाँ पर ये मान लो कि जो हमारा अलॉटमेंट था ना वो भी रिसीव हो चुका, तो आप एंट्री क्या करोगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपये से, अभी तक मांगी गई कुल राशि से। कोल्ड अप वैल्यू जितनी होती है 10 रुपये वाले 10 रुपये का शेयर है, पूरे 100 शेयर थे तो 10 रुपये के हिसाब से 100 गुना 10 1000 आ गए हैं। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं रिसीव हुई वो आ जाएगी, 2 शेयर फाइनल कॉल में जो फाइनल कॉल की रिसीव नहीं हुई वो आ जाएगी, और 2 शेयर फॉर फ्यूचर में जो अभी तक रिसीव हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों ही यहाँ पे आ जाएंगे 6 रुपये के हिसाब से। ठीक है, सेकंड है कि जब हमारा प्रीमियम प्राप्त होने से पहले ही अंशों का हरण कर लिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि जिन शेयर पर प्रीमियम दे तो हो चुका है, कंपनी ने मंगा लिया है, ड्यू कर दिया है, लेकिन पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यदि ऐसे अंशों का हरण कर लिया जाता है यानी कि फॉरफीचर कर लिया जाता है, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं कि कैंसिल किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल किया जाएगा। तो ऐसी दिशा में अंशों को हरण करने के लिए कौन सी एंट्री बनाई जाएगी, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम बोलते हैं कि अब तक मांगी गई कुल राशि से प्रीमियम से, ये वाली ब्रैकेट्स ना याद करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस बच्चे को ये ब्रैकेट्स याद होगी ना वो इस तरह की एंट्री में कभी भी मार नहीं खा सकता, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये क्या होता है, कोल्ड अप वैल्यू प्रीमियम रहित, यानी कि प्रीमियम को इसके अंदर ऐड नहीं करना है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है तो और यहाँ पे हम प्रीमियम को कैंसिल कर रहे हैं तो जितने का प्रीमियम वो आ जाएगा। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो राशि आवंटन पर प्रीमियम सहित नहीं आई है टोटल करके आ जाएगी। 2 शेयर कॉल अकाउंट, जो राशि याचना पर नहीं आई है, कॉल्स पर नहीं आई है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो राशि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और याचना पर प्राप्त हो चुकी है। देखो इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। एक्स लिमिटेड ने ना गोपाल को 100 अंश 10 रुपये वाले 4 रुपये के प्रीमियम पर इशू करे। हमारा एग्जाम्पल सेम है, कंडीशन चेंज हो गया है। इन अंशों पर केवल एप्लीकेशन के 3.5 ही प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट के 6.5 ना जो प्रीमियम सही थे, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के जो 2-2 रुपये थे वो नहीं मिले। तो एंट्री क्या करेंगे, देखो ऊपर वाली ब्रैकेट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब तक मांगी गई कुल राशि प्रीमियम रहित, प्रीमियम को छोड़ दो तो 10 रुपये से एंट्री हो जाएगी।
ठीक है, 10 रुपये से ये वाली एंट्री होगी। फिर आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब ये प्रीमियम को कैंसिल करें, यदि प्रीमियम प्राप्त नहीं हो तो प्रीमियम जितने का है, प्रीमियम कितने का है, 4 रुपये का है, तो 4 रुपये से ये वाली एंट्री होगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करते चले जाएंगे, जितने शेयर है 100 से इसकी, 100 से इसकी। टू शेयर अलॉटमेंट में क्या बोला है, जो राशि आवंटन पर प्रीमियम सहित नहीं आई। देखो यहीं पर ही बहुत सारे बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं, हर साल बच्चों की ना यही गलती रहती है, उन्हें ये वाली ब्रैकेट से नहीं याद होती, अरे प्रीमियम यहाँ ऐड करना था कि वहाँ ऐड करना था, वो पजल हो जाते हैं। तो एक बार ये ब्रैकेट जो है याद करके देखो, आज पढ़ो कल पढ़ो, 3 दिन लगातार पढ़ के फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी बिल्कुल ये वाली एंट्रीज। टू शेयर अलॉटमेंट में क्या आ गया, प्रीमियम सहित 6.5 रुपये के हिसाब से एंट्री आ गई है। फर्स्ट कॉल में 2 रुपये, फाइनल कॉल में 2 रुपये, और हमारे 4 फ्यूचर में जो अभी तक प्राप्त हो गया, प्राप्त क्या हुआ सिर्फ 3.5 रुपये, तो 3.5 रुपये से ये वाली एंट्री हो जाएगी हमारी। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें इतना करना था, हमें ये एग्जाम्पल नहीं करके दिखाने, 4 नंबर में बस एंट्री करनी है और इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है। अगर बच्चा अपने प्रेजेंटेशन अच्छे करना चाहते हो तो एक एग्जाम्पल लेके भी आप समझा सकते हो 4 नंबर के क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What are the provisions regarding utilization of security premium? सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ करने के कौन कौन से प्रावधान हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि आती है उसको कंपनी किस किस तरह से यूज़ कर सकती है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं अपनी वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप पीछे जाके इस वाले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। सेट बी का क्वेश्चन आ गया, राइट जर्नल एंट्रीज ऑफ री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट अप टू 4 फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, अब की बार री इश्यू की एंट्री हमें करनी है डिस्काउंट पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है बच्चों, ध्यान से करना। रेशियो फॉरफिटेड शेयर, यानी कि कंपनी ने जिन शेयर को फॉरफिटेड कर लिया है, अपने अंडर कर लिया है, जब्त कर लिया है, अब कंपनी उनको दोबारा से रीइश्यू कर रही है। रीइश्यू के टाइम कौन कौन सी कंडीशंस होती है, देखो हरण किए गए अंशों को, यानी कि जो शेयर फॉरफिचर हो चुके हैं वो डायरेक्टर संचालक पुनः निर्गमित कर सकते हैं, रीइश्यू कर सकते हैं। अब 1 नंबर का एमसीक्यू ये आ सकता है कि भाई क्या वो रीइश्यू कर सकते हैं, सत्य में ही आ जाए, ट्रू फॉल्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या हरण किए गए अंशों को संचालक पुनः निर्गमित कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इन अंशों का पुनः निर्गमन कैसे कैसे होता है, समूल्य पर एट पर पे भी किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी किया जा सकता है और डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है। कौन से अंशों का री इशू कर रहे हैं, जो फॉरफिटेड शेयर को, देखो कि न्यूली जो शेयर हम इशू करते हैं ना, जो उसको हम कटौती पर जारी नहीं कर सकते, डिस्काउंट पर जारी नहीं कर सकते, लेकिन जो शेयर हमने फॉरफिटेड कर लिया उसको री इशू करते टाइम हम इनको कटौती पर जारी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही, पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पहले अंशधारी से प्राप्त हुई है। मान लो कि पहले 10 रुपये का शेयर था और उस पर ना शेयर होल्डर ने 4 रुपये ही दिए थे, ठीक है 4 रुपये ही दिए थे, तो अब दोबारा रीइशू करते टाइम, और फिर वो कंपनी ने फॉरफिटेड कर लिया, तो अब दोबारा रीइशू करते टाइम ना हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना रुपए का दे सकते हैं, 4 रुपये का ही दे सकते हैं ना। पुनः निर्गमन पर कटौती की राशि उस राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए जो पहले अंशधारी से प्राप्त हुई है, यानी कि 4 रुपये। फॉर एग्जाम्पल यही बात इसने क्वेश्चन में पूछी थी स्पेशली, उदाहरण के लिए यदि अपहरण किए गए अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश प्राप्त हो चुके हैं तो पुनः निर्गमन के समय कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये की कटौती दी जा सकती है, यानी कि कम से कम 7 रुपये हमें अवश्य ही मंगवाने होंगे। अब एंट्रीज देख लेते हैं क्या होती है। एंट्री सिर्फ डिस्काउंट की ही पूछी है, मैं 3rd नंबर पे करनी है, हमें सारी देख लेते हैं एक बारी। अगर हम इशू पे यानी कि एट पर पे इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इशू करेंगे तो पैसा आएगा, तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकेंड है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जब अंशों का पुनः निर्गमन जो है वो प्रीमियम पर किया जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्या होता है, डिस्काउंट पे किया जाता है। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, तो इसीलिए क्रेडिट कर दिया, और ये हमारा जो नुकसान होता है कटौती का, अंशों का पुनः निर्गमन अगर कटौती पर किया जाएगा तो ये नुकसान होता है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे हम, शेयर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। अंशों को पुनर्निर्गमन करने के बाद अंश अपहरण खाते में जो शेष बचता है ना वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर के बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होता है, इसे पूंजीगत संचय में हस्तांतरित कर दे, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। अंशों को पुनर्निर्गमन करने के बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो बैलेंस बचता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, और इससे फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यदि हरण किए गए सारे ही अंश पुनः निर्गमित न किया जाए तो पूंजीगत संचय में केवल वही राशि हस्तांतरित की जाएगी जो कि पुनः निर्गमित किए गए अंशों से संबंधित होती है। एक एक लाइन हमें इशू ऑफ शेयर के चैप्टर की बहुत ही ध्यान से करनी है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से किया जाता है, एक्सप्लेन सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर यानी कि शेयर इशू करने के टाइम जो भी प्रीमियम रिसीव हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे उस एक्ट में लिखी गई बात है वो सारी बताइए। अब देखो सेम क्वेश्चन है, या सेट ए और सेट बी में सेम क्वेश्चन है 4 नंबर का। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार करवा रही हूँ यह क्वेश्चन। देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं दोबारा से करवा रही हूँ। आज मैं सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन ही कराऊंगी, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेट सी और सेट डी के क्वेश्चन कल करेंगे 2017 के। देखो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता क्या है, जब कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से ज़्यादा पे जारी करती है, ठीक है। जब कंपनी इशू ऑफ शेयर कर रही है तो जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पे जारी करेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम हो जाएगा। जैसे अगर 10 रुपये का शेयर 15 में इशू करे तो वो 5 रुपये हमारा प्रीमियम हो जाएगा। अंकित मूल्य से जो भी राशि ज़्यादा ली जाएगी उसे प्रीमियम कहेंगे। जैसे 10 का शेयर अगर 12 में इशू किया जा रहा है तो 2 रुपये प्रीमियम कहलाएगा। जिन कंपनियों की गुडविल अच्छी होती है ना, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, नाम अच्छा होता है, तो वो अपने अंशों को जितना चाहे उतने प्रीमियम पर बेच सकते हैं। कानून के अनुसार उस पर कोई भी प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अंश प्रीमियम की राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिया जाता है। ये कंपनी का सामान्य लाभ नहीं होता है, ये पूंजीगत लाभ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो है वो इसमें कौन सा प्रॉफिट आता है, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट आता है। अतः इसे लाभ आने खाते में नहीं लेकर जाते, इसे बैलेंस शीट की इक्विटी एंड एफटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है। ये जो लाइन है ना कि इसे कहाँ दिखाया जाता है, इश्यू ऑफ शेयर पूरे चैप्टर में जिस भी चीज़ के बारे में जो लाइनें दे रखेगी इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बैलेंस शीट की इक्विटी एंड एफटी साइड में अभी बैलेंस शीट जो वर्टिकल बनने लगी है रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है, ठीक है। अभी इसको देखो कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 की 2 के अनुसार, ठीक है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्रतिभूति प्रीमियम संचय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की राशि का प्रयोग केवल निम्नलिखित उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, जो भी कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ करने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा करवा रखा है। यानी कि कंपनी को स्टार्ट करने से पहले जो भी उसके ऊपर खर्चा आता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। सेकेंड है कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर किए जाने वाले व्यय, ठीक है। जब भी कंपनी इशू और डिबेंचर को इशू करती है ना, शेयर और डिबेंचर को इशू करती है तो वहाँ पे उसे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं और जो भी कमीशन दिया जाता है कमीशन देना पड़ता है, और डिस्काउंट जो है उसे अपलिखित करने के लिए। अब डिस्काउंट जो है वो शेयर्स पे तो होता नहीं है, डिस्काउंट सिर्फ किस पे होता है, डिबेंचर के इशू पे होता है, ठीक है, उस सभी को राइट ऑफ करने के लिए। थर्ड है अंशधारियों को पूर्णतः बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। अंशधारी शेयर होल्डर जो है जब कंपनी उन्हें बोनस शेयर इशू करती है ना तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट का यूज़ किया जाता है। और कंपनी के पूर्वाधिकारी अंशों या ऋण पत्रों के भुगतान के समय दिए जाने वाले प्रीमियम को अपलिखित करने के लिए। अब इसका क्या मतलब है, कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का मनी जो है जब पैसा जब वापस करती है, शोधन करती है, तो उस टाइम जो प्रीमियम दिया जाता है, अब ये प्रीमियम जो है ना वो कंपनी को और शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर को जो पहले से ही पता होता है। यानी कि जब कंपनी डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर जो इशू करती है तो वहाँ पर ही शर्तें लिखी गई होती है कि इसको ना इतने साल के बाद कंपनी इनका पैसा वापस कर देगी। और मान लो 100 का शेयर है या फिर 100 का डिबेंचर है और 105 रुपये कंपनी देगी, तो जो एक्स्ट्रा कंपनी पेमेंट करेगी ना वो हो जाता है प्रीमियम। तो ये एक तो नुकसान होता है, कंपनी को मिल तो रही है 100 रुपये और कंपनी को पेमेंट करने पड़ेंगे 105 रुपये, तो ये भी जो हमारा कैपिटल लॉस माना जाता है और इसको भी पूरा करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 68 के अनुसार अपने ही अंशों व ऋण पत्र अपने ही अंशों व अन्य प्रतिभूति कहते हैं सिक्योरिटीज यानी कि प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर उनके बायबैक करने के लिए। ये सारी ही लाइनें इंपॉर्टेंट है, कैसे भी एमसीक्यू बने कह सकते हैं कि बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट का प्रयोग किन किन के लिए किया जा सकता है। 3 में करके चौथे में कह देंगे कि ऑल ऑफ द अबव, या फिर 4 में से एक ऑप्शन दे देंगे कि बताओ किसके लिए किया जा सकता है, हमें छांटना पड़ेगा, या फिर कहेंगे बताओ किसके लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कैसे भी बन के हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस इशू ऑफ शेयर के चैप्टर की सारी ही थ्योरी बहुत ही ध्यान से करनी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की राशि का प्रयोग अंशधारियों को लाभांश बांटने के लिए भी नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिविडेंड बांटने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही कैपिटल रिजर्व का प्रयोग किया जाता है, और ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट ही होता है, ना ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़े ध्यान से। अगली वीडियो तक के लिए बाय।